हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों वालों के लिए भाई, यानी पेपर फर्स्ट वाले भी इस हिंदी के प्रैक्टिस को सॉल्व कर सकते हैं और पेपर सेकंड वाले भी। ठीक, दोनों लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग अभी तक हिंदी के पिछले 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं, वे लोग जा कर के हिंदी के सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और देन उसके बाद फिर आगे बढ़ें। ओके, इसमें देखिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा एक्सप्लेन के साथ जो है सॉल्व कराया गया है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ही आ गया भाई काव्यांश। ठीक है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुख खोल दर्द कहने वाली। ठीक है, तो अब भाई इसका आंसर देना है। हम लोग पढ़ने को तो पढ़ लिए। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से कि अगर आप लोग सीटेट में हिंदी पैराग्राफ का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि पैराग्राफ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। ठीक है, कोशिश पूरा फुल करना भाई कि एक ही बार पढ़ना पड़े, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आराम से दे ले जाओ, ताकि एक बार पढ़ने के बाद ना क्वेश्चन का आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो टाइम जो है, टाइम का मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। बार बार पैराग्राफ पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दोगे, फिर पैराग्राफ पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर दोगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए माइंड को कंसंट्रेट करके, उसके बाद आंसर देते हुए चलिए। ठीक है, कोशिश करिएगा ऐसा करने का। इससे क्या होगा ना, आपका टाइम बचेगा और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से सोच समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई। देखिए, पहला है, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? बताइए भाई, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती हैं, या फिर जो रथ चलाती हैं, या फिर जिसे बोध है, या जिसे सांप काटते हैं? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो खेत खलिहानों कारखानों में काम करती हैं। ठीक है, उपर्युक्त दी गई पंक्तियों में उस जनता की तरफ संकेत किया गया है जो खेतों खलिहानों कारखानों में काम करती हैं, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने शोषकों को सचेत करना चाहा कि तुम्हारी द्वारा रामधारी सिंह दिनकर ने शोषितों यानी शोषकों को सचेत करना चाहा कि तुम्हारे द्वारा शोषित उपेक्षित जनता जो खेत खलिहानों में काम करती हैं वह जाग चुकी हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है क्या है भाई? बताइए। समय कोलाहल कर रहा है, या फिर समय ने युद्ध नाद बजा दिया है, या फिर अब समय बदल रहा है, या फिर समय का रथ बढ़ा आ रहा है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। ठीक है, देखिए, समय के रथ का घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय है कि समय ने युद्ध नाद बजा दिया है, क्योंकि यह कविता रामधारी सिंह की नई कविता परख रचना नील कुसुम से है।
और उसमें दिनकर ने सदियों से ठंडी पड़ी जनता को जगाने का प्रयास किया है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव है क्या है भाई? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति का भाव क्या है बताइए। सारी जनता अब सिंहासनों पर ही बैठेगी, या फिर राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत, या फिर राजा के सिंहासन को खाली करना होगा, या फिर जनता राजा का सिंहासन हिला देगी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इस पंक्ति का भाव है राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत, अर्थात कवि के द्वारा शासन कर रहे शासकों को संदेश दिया जा रहा है कि अब समय बदल चुका है और राजतंत्र के विरुद्ध लोगों की आवाज़ उठ चुकी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं भाई। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति है, कौन है भाई बताइए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, या मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, या जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, या फिर जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जाड़े की कसक सदा सहने वाली सामान्य जनता, इस भाव को प्रकट करने वाली पंक्ति है। राजतंत्र के लोगों द्वारा सीधी साधी सामान्य जनता का प्रतिदिन शोषण किया और वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, सांप किसकी ओर संकेत करता है भाई? सांप किसकी ओर संकेत करता है? शोषकों की ओर, विषैले सांपों की ओर, सूदखोरों की ओर, जमींदारों की ओर। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शोषकों की ओर। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में सांप उन शोषकों की तरह संकेत कर रहा है, तरह नहीं भाई तरफ है। इस पंक्ति में सांप उन शोषकों की तरफ संकेत कर रहा है जो सीधी साधी जनता का शोषण करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुगबुगा उठना का अर्थ है क्या भाई? सुगबुगा उठना का अर्थ क्या है बताइए। धीरे धीरे कहना, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, राख का जल उठाना, राख का जल उठाना, या फिर अफवाह फैलाना। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सुगबुगा उठना ऑप्शन नंबर बी सही है, अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। ठीक है, सुगबुगा उठना का अर्थ है अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, और इस पंक्ति के अनुसार सदियों से अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहते सहते उनके अंदर की अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया पेडागॉजी का भाई। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है क्या है भाई बताइए। सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, या फिर सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, या फिर भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, निजी अनुभवों के आधार पर
भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य अपने निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? बताइए भाई। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, या फिर मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, या फिर औपचारिक पत्र लेखन, या किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। ठीक है। सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना स्वाभाविक लेखन करने की क्षमता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ऐसा करने से बच्चों की अपनी कार्य कुशलता बौद्धिकता को प्रकट करने का भरपूर अवसर मिल सकेगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण है और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या भाई? बताइए। साहित्य सराहना सामाजिक, या फिर सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक, या फिर भाषा साहित्य ऐतिहासिक, या फिर साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक बोध। ओके, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह कथन उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जब तक सौंदर्य बोध और साहित्य बोध का ज्ञान नहीं होगा तब तक उनका सामाजिक राजनैतिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ... में सहायक है। किस में सहायक है भाई? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देना, या फिर भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने में, या फिर व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने, या भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। ठीक है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है। अतः भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मिनट भाई। देखिए, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? बताइए भाई, कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, या पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्डों और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। बताइए भाई,
कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, मुहावरे के अर्थ लिखना, वाक्य बनाना। ठीक है, यही नहीं हो सकता, और बाकी के तीनों ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, पॉजिटिव में आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास के लिए मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना उपयोगी गतिविधि नहीं है, जबकि विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोग का विश्लेषण करना, पढ़ी गई कहानियों का नाट्य रूपांतरण करना एवं सूचना, डायरी लेखन एवं विज्ञापन लेखन का कार्य करवाना भाषा विकास के लिए उपयोगी विधि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है क्या भाई, बताइए। भाषा संसर्ग, निगमन विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि, बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आगमन विधि। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आगमन विधि है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, आधार वाक्य, ठीक है, आधार वाक्य से नियम की ओर, ठीक है, तथा तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलता है। उसी का अपोजिट है निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि का अपोजिट होता है निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर। ठीक है, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर, आधार वाक्य से नियम की ओर तथा तर्क वाक्य से सिद्धांत की ओर चलता है। ठीक है, और उसी का ठीक विपरीत होता है निगमन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, बताइए भाई, रूप में निर्भर करता है भाई। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप में निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं बता पाए ना तो पिछला जा कर के 10 प्रैक्टिस सॉल्व करके आइए, यही आपका दंड है अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं बता पाए। और उनके लिए है जो लोग पिछले 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए हैं, उनके लिए है। ठीक है, बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, समृद्ध भाषा परिवेश। ठीक है, बच्चों को भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि भाषा एक संचित कौशल है जो उपयुक्त परिवेश में अधिक परिपक्व होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा लें, या फिर भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, या फिर समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास कर सकें। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। ठीक है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, क्योंकि यह उनके भाषाई विकास का परिचायक है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की ... सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी ... का अभिन्न हिस्सा होती है। बताइए भाई, किसका अभिन्न हिस्सा होती है भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? ऐतिहासिकता और इतिहास, बारीकी व्याकरण या संस्कृत संस्कृति, या फिर नियमबद्धता व्याकरण। बताइए, इस जो दो स्थान पर ... लिखा हुआ है या फिर ... बना हुआ है, कॉलम छोड़ा गया है, वहाँ पर क्या भरा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, संस्कृति संस्कृति। ठीक है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। ओके, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है। जब तक हम उस भाषा की संस्कृति को नहीं सीखेंगे, तब तक हम उस भाषा से पूर्णतः परिचित नहीं हो सकते। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बताइए भाई, क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? जल्दी बताइए। बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, या फिर अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, या फिर बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, या फिर बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सर्वाधिक जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम उनकी भाषा प्रयोग की क्षमता और उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का अवलोकन नहीं कर लेंगे, तब तक हम उनके लिए उपयुक्त साहित्य का चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की ... व स्वाभाविक ... एवं ... प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इसमें? स्वतंत्र, मौखिक, लिखित, या फिर स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ, या फिर मानक सहज प्रभावी, या फिर मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। ठीक है, देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही, बी बोल रहे हैं, फर्स्ट सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में डायरी लेखन पर जोर दिया जाए, ताकि लेखन परिपक्व बन सके।
या फिर बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, या फिर सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, या अनुभवों को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ठीक है। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? बताइए भाई। कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या फिर कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, या फिर कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है। मुदिता को इस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कविता का एक जैसा भाव नहीं होता है। वह अलग अलग कविताओं में अलग अलग भाव देती हैं तथा उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं, और ऑप्शन डी है क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। ठीक है। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो यह बताता है कि बालक की क्रमशः प्रगति किस प्रकार हो रही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे? बताइए भाई किस पर बल देंगे? आत्मकथा, जीवनी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, एकांकी। ठीक है। एकांकी विधा को पढ़ते समय सस्वर पठन अनिवार्यता बल दिया जाता है। ठीक है। एकांकी विधा को पढ़ते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल दिया जाता है, क्योंकि इससे भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवनी में सस्वर पठन अपेक्षाकृत नहीं होते। ठीक, एक बार फिर सुन लीजिए। एकांकी विधा को पढ़ते समय सस्वर पठन पर अनिवार्यता बल दिया जाता है, क्योंकि इससे भावानुसार शब्दों के उच्चारण कौशल में विकास होता है, जबकि आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत तथा जीवनी में सस्वर पठन अपेक्षित नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला गद्यांश आ गया भाई, पढ़ते हैं गद्यांश को भी। देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए भाई गद्यांश को पढ़ते हैं। पहले माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं, ठीक है, समझ कर पढ़ते हैं। देखिए, समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते हैं, उनमें लोक संग्रह नहीं होता है, भव्य आदर्श नहीं होते हैं। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें, तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित है तो वे हाथ समान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते हैं कार्य। ठीक, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते हैं। कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद है। उसी तरह कोई कार्य करने से आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह कार्य आपका मनचाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए, मनचली भावनाओं तुनक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलराते हैं। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर ही तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करें। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन नहीं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं भाई, अभी जस्ट हमने पढ़ा। जिनमें अर्थ का भाव हो, या फिर जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो, या जो स्वयं का हित देखती हो, या फिर जो अहम से ग्रसित हो। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो। ठीक है, ऐसी प्रवृत्तियां जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो, जो स्वार्थी हो, वे नकारात्मक प्रवृत्तियां कहलाती हैं, क्योंकि ऐसे कर्मों में उद्देश्य नहीं होते हैं तथा उनमें लोक संग्रह नहीं होता है, और अहम और स्वहित से प्रेरित भावनाओं को आप अपने सामने भले ही आदर्श रखें तो भी वे नकारात्मक प्रवृत्ति ही कहलाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं। बताइए भाई कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं। जिनमें संग्रह अनुपस्थित होता है, जिनमें संग्रह कूट कूट कर भरा होता है, जो मन के अनुसार और हित साधते हैं, या फिर जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। बताइए भाई कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य जो अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर किए जाते हैं, जिन्हें अहम भाव तथा स्वयं का स्वार्थ होता है, ऐसे कार्य जिनमें लोक संग्रह नहीं होता है, भव्य आदर्श नहीं होता है, हानि की ओर ले जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इस गद्यांश में किस प्रकार के कर्मों या कार्यों का समर्थन किया गया है भाई, बताइए। जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं।
जो मनचली भावनाओं और बुद्धि से परे होते हैं, जो मन चाहे होते हैं, जो मन चाहे नहीं होते। बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इस गद्यांश में ऐसे कार्य का समर्थन किया गया है जो बुद्धि विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? बताइए किन्हें शत्रु कहा गया है? अहम और स्वार्थ को, मनचली भावनाएं, या फिर तुनक मिजाजी, या फिर रुचि अरुचि? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, रुचि और अरुचि। ठीक है, इस गद्यांश में रुचि और अरुचि, पसंद और नापसंद तथा स्वार्थी एवं अहम प्रेरित लोगों को शत्रु कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अहम और स्वार्थ भी था इस ऑप्शन में, लेकिन सबसे सटीक आंसर यही होता है। ये भी सही है भाई, गलत नहीं है। फर्स्ट वाला ऑप्शन वो भी सही है, बट सबकी तुलना में, इन सब की तुलना में ऑप्शन नंबर बी सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? बताइए भाई, लोक संग्रह करना, विश्लेषण करना, कर्म करना, भव्य आदर्श रखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी सही है, विश्लेषण करना। ठीक है, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने के लिए विश्लेषण करने का मार्ग सुझाया है, क्योंकि लेखक ने कहा है कि पसंद और नापसंद आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और ये हर पल आपकी हानि ही करते हैं। इसलिए इससे बचने का व्यवहारिक मार्ग है अपनी रुचि और अरुचि का विश्लेषण करना। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए भाई, नकारात्मक शब्द का विलोम आप लोग जानते हैं भाई क्या होगा? सकारात्मक होगा। ठीक है, नकारात्मक विलोम का सकारात्मक, नकारात्मक विलोम सकारात्मक होता है। और ऐसे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वथा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वथा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, वे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है? बताइए भाई, स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए, या फिर पसंद नापसंद के लिए, या फिर मन चली भावनाओं के लिए, या फिर अहम प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए? बताइए भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वे, बताइए ऑप्शन नंबर बी सही है, पसंद और नापसंद के लिए। ठीक है, गद्यांश में वर्णित वे तो हर क्षण आपकी हानि या हास करने पर ही तुले हैं। इस वाक्य में वे सर्वनाम पसंद और नापसंद के लिए प्रयोग किया गया है। सर्वनाम क्या होता है? सभी नामों के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सभी नामों जो संज्ञा के बदले बोला जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, सर्वनाम की संख्या 11 होती है जो 6 भेदों में विभक्त है। ठीक है, 6 भेदों में कौन कौन से? सुनिए ध्यान से। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तुम आ जाएगा, और निजवाचक सर्वनाम में आप आ जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आ जाएगा। ठीक है,
और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कैसे, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? बताइए भाई, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता? बताइए। पसंद, वाकिफ, काबिल, हाजिर। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाजिर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, हाजिर शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि हाजिर में गैर उपसर्ग लगाकर नया शब्द गैर हाजिर बनाया जा सकता है। ठीक है, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। उप धन सर्ग के योग से बनता है। ठीक है, उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, उपसर्ग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, उप धन सर्ग, और इसका अर्थ होता है, उप का मतलब होता है समीप। ठीक है, उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ देने वाला शब्द। ठीक है, समझ में आया आपको कि उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, उप प्लस सर्ग से। ठीक है, उप प्लस सर्ग से मिलकर बनता है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अतः उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ देने वाला शब्द। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्लेषण का विलोम क्या होगा भाई? विश्लेषण का विलोम बताइए। संश्लिष्ट, संक्षेपण, संश्लेषण, अविश्लेषण। बताइए भाई, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, संश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा तथा संश्लिष्ट का विलोम विश्लिष्ट होगा, और संक्षेपण, ठीक है, ये संक्षेपण जो है ना, संक्षेपण का विलोम विक्षेपण होगा। संक्षेपण का विक्षेपण, संक्षेपण का विक्षेपण। ऐसे शब्द जो अपने सामने वाले के सर्वथा विपरीत अर्थ प्रकट करें उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अभी जस्ट हमने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, ये तो थे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बात और कहना चाहते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भरे पड़े हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ से जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट या जिस स्ट्रीम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं उस स्ट्रीम का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे साइंस ग्रुप का हो चाहे आर्ट ग्रुप का। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।